नमस्कार, प्रेस वार्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा गांव मेरा देश इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर उपस्थित हैं हापुड़ ज़िले के पिपलेड़ा गांव में। अभी तक पिपलेड़ा गांव में जो प्रधान हैं अभी तक जो हैं, क्योंकि अभी चुनाव कुछ दिन बाद यहां होने वाले हैं, 5 साल का उनका कार्यकाल यहां पर बीता है। किस कदर बीता है, कौन कौन से विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं, जनता से भी बातचीत करने पर कुछ समस्याएं भी आई हैं और कुछ अच्छे कामों की तारीफ भी आई है। हाजी मंसूर अली जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले सर ये बताएं कि आप 5 साल यहाँ पर प्रधान रहे हैं। 5 साल पहले का जो यहाँ का गांव का हाल था और उसके बाद आप 5 साल यहाँ तक काम किए, क्या कुछ यहाँ पर बदला, क्या कुछ चीज़ें नहीं थी और उस 5 सालों में आपने क्या कुछ यहाँ डेवलप किया है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजी मंसूर अली, प्रधानपति ग्राम पिपलेड़ा, आपसे मुखातिब हूँ। अब से 5 साल पहले जब हम पर गांव की ज़िम्मेदारी आई, गांव के हालात बहुत ख़राब थे, रास्ते बहुत ख़राब थे। हमारे यहाँ एक प्राइमरी स्कूल है, उसकी हालत बहुत खस्ता थी, बहुत हालत ख़राब थी उसकी। हमें प्रधान बनने के बाद में गांव में हमने बहुत विकास कार्य कराए हैं। रास्ते आप देख सकते हैं जाकर रास्तों पे कि क्या है, कितने रास्ते बने हैं। अब से पहले कोई हमारे इंटरलॉक नहीं लगा था। जितना भी इंटरलॉक लगा हुआ है वो सभी इसी योजना में लगा है। कुछ हमने, हमारे प्रमुख हैं संतोष जी, उन्होंने भी कुछ रास्ते लगवाए हैं। 1-2 रास्ता हमारे विधायक जी हैं असलम चौधरी, उन्होंने भी लगवाए हैं। और हमारे यहाँ एक कब्रिस्तान है, काफ़ी बड़ा पूरे गाँव का कब्रिस्तान है वो बिल्कुल चारों तरफ से खुला हुआ था। उसकी हमने बाउंड्री कराने का काम किया, उसकी चारों तरफ से बाउंड्री कराई। और हमारे यहाँ पर अब से 5 साल पहले जो गांव में लाइट बिजली जो समस्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। आए दिन ट्रांसफार्मर फूकने और पहले एल्युमिनियम के वायर थे लगे हुए, वो सब चेंज कराए। खंबे जहाँ लगने थे वो खंबे लगवाए और ये केबल वाली लाइन पूरे गाँव में बिछवाई गई, जिससे हमारे यहाँ की जो ये दिक्कतें थी बिजली वाली वो काफ़ी हद तक समस्याएँ ख़त्म हो गई। बाकी आप हमारे यहाँ सरकारी स्कूल है, आप जाकर देख सकते हैं। अब से 5 साल उसकी क्या हालत थी, कोई इसमें बैठने के लिए तैयार नहीं था। सबसे पहला काम हमने ये किया, जब बारिश होती थी ना तो पूरी छत टपकती थी, नीचे पानी आता था उसका। सबसे पहले हमने उसके ऊपर से छत रिपेयर कराई, टाइल्स बिछवा के उसकी धुलाई वगैरह कराई। उसके बाद में फिर जब वो ठीक होगी उसके बाद में फिर हम नीचे काम कराया। पूरे जितने भी कमरे हैं सब के अंदर हमने टाइल बिछवाई है, पेंटिंग, रिपेयर, गेट, विंडो, जो भी काम थे, बिजली, हर चीज़ से बिल्कुल उसको कंप्लीट करा दिया। यहाँ के जो शौचालय वगैरह आप कुछ देखोगे जाके, शौचालय बनाए, बिल्कुल कोई कमी स्कूल में हमने नहीं छोड़ी। तो हाजी साहब, आपको प्रधानी का जो आपने चुनाव लड़ा, कोई ऐसी आपकी राजनीतिक इच्छा थी लड़ने की, प्रधानी करने की, या फिर आप जनता की सेवा के लिए अपने काम के साथ जो आपका बिजनेस चलता है उसके साथ साथ आप भी करना चाहते थे? जी, मेरी कोई इच्छा नहीं थी इस तरह की राजनीति करने की। बस मन में एक बात थी कि जनता की सेवा करना। ऊपर वाले का शुक्र, लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने रोज़गार अच्छा दे रखा है, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। खामोखा मैं कहने लगूँ, बस एक मन में ये थी कि जो गांव में योजनाएं आती हैं उनका पूरा लग नहीं पाती, दिक्कतें होती हैं। बस इस मन में ये था कि गांव में जो पैसा आए वो एक्चुअल लग जाना चाहिए। वैसे बहुत कम प्रधानों के यहाँ देखा जाता है कि आपने अपना ऑफिस बना रखा है, एक कर्मचारी भी नियुक्त कर रखा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो आपके कामों को देखे, जो डिजिटल चीज़ें हैं उनका पूरे तरीके से काम करे। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ से आपकी कराई जाती हैं आपके ये प्रधान कार्यालय से? हमारे यहाँ से दरअसल मुझे थोड़ा बाहर का काम रहता है, मेरा बिजनेस का काम है, तो मैंने ये सोचा कि मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊँगा यहाँ पे, इसलिए हमने एक कर्मचारी यहाँ रखा, अपना क्लर्क रखा। गांव की जो भी समस्या, कोई लेटर की, जैसे आधार कार्ड काम बहुत ज़्यादा चला, आधार कार्ड का काम है, पेंशन का काम है, या किसी तरह का कोई भी किसी को काम है, वो तुरंत हो, किसी को परेशानी ना हो, किसी को चक्कर न काटे पड़े ऑफिस के। या कंप्यूटर वगैरह, प्रिंटर वगैरह, हर चीज़ हमारे यहाँ बिल्कुल एक्शन में रखी हुई है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। आपका इतना बड़ा गाँव है, इतना आबादी इतनी आपकी है, आपके विधायक जो मौजूदा विधायक असलम चौधरी जी हैं, बहुत सारी योजनाएं जो हैं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के विधायकों के भी कोटे में आती हैं, आपके पास भी आते हैं। 5 साल आप रहे, इन 5 सालों में कभी क्या कोई दरख्वास्त आपने उनके सामने दी कि हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज होना चाहिए, स्वास्थ्य कोई विभाग होना चाहिए जहाँ अच्छी संख्या में बेड हों, जहाँ पर लोग समय समय पर अपना इलाज करा सकें? जी जी, दरअसल हमारे यहाँ बड़ा स्वास्थ्य केंद्र धौलाने के अंदर है, जो पूरे क्षेत्र का है वो। उसके बाद में एक छोटा स्वास्थ्य केंद्र है हमारे यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर, तो उसमें बाकायदा हमारी जो वो हैं एनएम वगैरह हैं वो आती हैं, बैठती हैं, और जो फर्स्ट एड मान के चलें आप जो होता है वो उसको देखती हैं। और बाकी जो अगर कोई मरीज़ बड़ा है तो उसको धौलाने एम्बुलेंस आती है, वहाँ ले जाती हैं वो।
कोरोना का लॉकडाउन पूरा 1 साल का गुजर गया। उस बीच में बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी समस्याएँ आईं। उसमें जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आई वो प्रधानों की आई कि वो अपने गाँव को किस हिसाब से बैलेंस रखें, कैसे उनकी रोज़मर्रा की जो आवश्यकताएँ हैं उसकी पूर्ति करें। तो आपने उस समय कैसे काम किया? कोरोना टाइम में हमने सबसे पहले तो हमने अपने पास राशन का स्टॉक किया। जो भी हमें ऐसा लगा किसी के पास नहीं है, हमने वहाँ राशन पहुँचाया। और किसी को अगर वैसे बोला कि अगर आपके आस-पास में कोई है तो उसको भेज दो, राशन ले जाएगा। उसके बाद में हमने जैसे सरकारी कोटे से भी कुछ राशन आए थे, पैकेट आए थे, हम अपनी गाड़ी ले जाते थे धौलाना और वहाँ से राशन ला के सबके घर घर पहुँचाते थे। उसमें हमने बहुत सहयोग किया और जनता ने भी हमें बहुत सहयोग किया हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी जनता तो आपसे जब हम बातचीत उनसे किए तो कुछ असंतुष्टि उनकी नज़र आई कि हमारे यहाँ काम नहीं हुए, हमारे यहाँ खड़ंजी नहीं बिछे, साफ़ सफाई की कोई मुकम्मल अभी तक व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। तो उसको कैसे देखते हैं आप? साफ़ सफाई के लिए हमने बहुत कोशिश की और बहुत की भी है। हमने एक ट्रैक्टर भी लगाया हुआ है गांव में। जैसे अब मान के चलो हमारा 25 तारीख में कार्यकाल ख़त्म हो चुका था, तो मैं मानता हूँ कि शायद किसी गांव में कोई ट्रैक्टर किसी ने इस तरह का नहीं लगा रखा। हमने अपने खर्चे से वो ट्रैक्टर लगा रखा है। और संतुष्ट तो मैं तो ये मानता हूँ कि सबको संतुष्ट कोई भी प्रधान नहीं कर सकता। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि संतुष्ट हो जाएं, लेकिन फिर भी कहीं ना कोई कमी रह जाती है। उसके लिए मैं अपने ग्रामवासियों से माफ़ी का तलबगार हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। शिक्षा को लेकर के आपके प्राइमरी स्कूल की क्या स्थिति है? कितने टीचर हैं, कितने शिक्षक हैं और किस लेवल पर आपका स्कूल है? हमारे यहाँ प्राइमरी 8वीं तक का स्कूल है, जिसमें तक लगभग 35 के आसपास अध्यापक हैं और 1300 के आसपास बच्चे हैं, जूनियर में भी और प्राइमरी में दोनों मिला के। हमारे यहाँ सिर्फ अभी दिक्कत यह है कि कुछ कमरों की कमी है, बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, कमरे कम हैं। इसलिए हमारी आने वाले टाइम में अगर हमें मौका मिला तो उसमें कमरे अपनी तरफ से चाहे बनवाने पड़े, हमें कमरे बनवाएंगे और उसको शिक्षा को और अच्छा करेंगे। अब भी बहुत अच्छी शिक्षा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। सौंदर्यीकरण और पर्यावरण को लेकर के अब भी बहुत कुछ विकास हमें लगता है आपके यहाँ होना बाकी है। छोटे पार्क्स अगर हम बन जाए आपके यहाँ, छोटे टहलने के लिए अगर आपके यहाँ थोड़ी सी जगह मिल जाए लोगों को, जैसे फुटपाथ हैं, ट्रैक हैं, वो बन जाए, तो इसके लिए कुछ योजना आपने बना के रखी है? अगर आप जीतते हैं तो करेंगे? दरअसल हमारे यहाँ सरकारी ज़मीन नहीं है। जो अब से पहले प्रधान थे उन्होंने वो सब मतलब सबको दे के ख़त्म कर दिया। अब हमारे यहाँ कोई सरकारी ज़मीन ऐसी नहीं है जिसमें हम ये चीज़ें कर सकें। हमारे ये सामने स्कूल है, इसको हमारा इंटर स्कूल बनाने की पूरी योजना है। ये पूरे गाँव का सहयोग से बनेगा और सभी के सहयोग से इसको हम बना के रहेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा पूरा इरादा है। और कुछ क्या आपके अंदर अभी योजना है जो आप आगे आने वाले समय में काम करें? क्योंकि अभी तक आप जो है प्रधान थे और बिजनेस के कारण आप वैसे भी व्यस्तता रहती थी। अब आपके छोटे भाई साहब, उनकी बेगम चुनाव लड़ रही हैं, तो अगर वो जीतते हैं तो उसमें आपका कैसा दखलंदाजी होगी? कैसे आप उनको विचार देंगे काम करने के लिए? इसके लिए हम एक तो सबसे पहले हम ईमानदारी से काम कराएंगे। सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा युवा अगर शिक्षित होगा तो वो आगे बढ़ेगा, अच्छे काम करेगा, हर बुरे काम से बचेगा। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले शिक्षा का काम करेंगे। उसके बाद में जो भी समस्याएं गांव की हैं, जैसे रास्ते बनना, भाई गांव के लिए क्या चाहिए? पानी की निकासी हो, रास्ते ठीक हो, बिजली ठीक हो, पीने का पानी ठीक हो, यही समस्याएं। बाकी तो छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, इन्हीं पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। आपके कार्यकाल में कितने ग्रामीण उद्योग लग पाए आपके? हमारे गाँव में कोई ग्रामीण उद्योग नहीं है, सिर्फ एक है जो इधर चल रहा है, वही छोटा सा ही, उसको कोई इतनी बड़ी बात नहीं है उसकी। आपने प्रयास नहीं करे कभी लोगों को रोजगार दिलवाने की ग्रामीण उद्योग में? सरकारी जो भी योजनाएं आई गांव में उसका हमने ऐलान भी कराए मस्जिदों के माइकों के अंदर, और वैसे भी 1-2 बार मनादी भी कराया, लोगों से बताया भी। अब जो लेना चाहता वो ले लेता है, बाकी किसी ने नहीं लिया तो जैसे हमारे यहाँ मनरेगा है, पशुपालन, मछली पालन, हाँ, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्ट लोगों ने नहीं लिया। जैसे मनरेगा है, मनरेगा की झाड़ी करीब 200 के आसपास है, इसको कोई करना नहीं चाहता। उसमें हमने जॉब कार्ड भी बनाए, लेकिन वो फिर भी नहीं कर रहे उस काम, क्योंकि मजदूरी कम मिलती है तो लोगों को औसत नहीं आता। प्राइवेट में आदमी 500-600 रुपये कमा लेता है, सिर्फ ये रीज़न है। प्रधान जी, काफ़ी लोगों की शिकायत है जो केंद्र और राज्य सरकार की आपके यहाँ पे योजनाएं आई थी, वो लोगों को पूर्ण तरीके से नहीं मिल पाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो योजनाएं आती हैं पूरी बताई जाती हैं, उनको लोगों को समझाया जाता है। अब कोई ना समझे, ना लेना चाहे तो इसमें कोई क्या कर सकता है? शौचालय की बड़ी दिक्कत लोगों ने बताई थी और राशन की बड़ी दिक्कत बताई थी कि लॉकडाउन में बहुत राशन जो था पर केजी, मतलब पर यूनिट 1 केजी काटा गया। जी, उसको आपने संज्ञान लिया उसका? हमने संज्ञान लिया, उनसे कई बार बात भी हमारी, उन्होंने हमें तो यही आश्वासन दिया कि हम पूरा देते हैं, इसमें किस तरह की कोई बात नहीं है। शौचालय हमने लगभग 250 शौचालय हमने अपने गांव में बनवाए हैं। कुछ 2-4 शौचालय ऐसे जो हमने अपने पैसे से ही बनवाए हैं लोगों के,
जो बेचारे परेशान थे वहाँ से नहीं मिल पाए, तो बाद में हमें बनवाने पड़े उनके। कॉलोनी के लोगों की काफ़ी शिकायतें थी कि आप जब से प्रधान आप नियुक्त हुए हैं उनके पास कभी बीच में उनके गए नहीं, उनसे कभी ना ही उनके दुख सुख में आप कभी मिलने गए हैं, ना उनकी कोई समस्याओं का आपने निवारण करा एक तरीके से। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जब किसी ने बुलाया मैं गया, और किसी की समस्या है, मैं कह रहा हूँ आप एक आम जनता से पूछ के मैं कितना सहयोग कर दिया मैं जानता हूँ, मेरा बन जानता। आप किसी गरीब से पूछोगे ना तो कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि हाँ ये प्रधान जी ऐसे हैं, या इन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया या हमारा साथ नहीं दिया। एक गाँव की आपकी महिला है जो बिजली की बड़ी समस्या है, उनका 30,000 का जो बिल आया हुआ है। जी जी जी। ना ही उनके घर में मीटर है ना लाइट है, 30,000 का बिल है, काफ़ी दफ्तरों के चक्कर उन्होंने काट लिए हैं। जी जी। हमने पूछा उनसे कि प्रधान जी ने आपकी कोई मदद करी, तो उन्होंने बोला हमारा कोई आश्वासन नहीं दिया है, अपनी तरफ से जो मैं कर पा रही हूँ वो कर रही हूँ। दरअसल बिजली विभाग ये किसी की सुनता तो है नहीं, ये क्या करते हैं घर पे पहुँचे, फ़ोटो खींचा और डाल दिया, जो उन्हें डेबिट लगाना होता है वो लगा कर भेज देते हैं, अब आप चक्कर काटो जाओ। इसकी सुनवाई कुछ नहीं, थोड़ा बहुत माफ़ करके जो वो ख़त्म कर दे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कि वो बिल्कुल माफ़ कर दें, किसी पे नहीं करते वो माफ़। जमा करना ही होता, ये ज़रूर हो जाता है कि 10-20% कम करके जमा कर लें, ये ज़रूर होता है। लेकिन ये जो मतलब कि एक तरीके से कहें कि ये जो दलाली चल रही है, एक तरीके से भ्रष्टाचार और घूसखोरी चल रही बिजली विभाग की, ये एक घर की समस्या नहीं। अगर ऐसे आपके गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं तो बतौर प्रधान होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी लड़ाई आप लड़ें, प्रशासन के पास जाएं, विधायक के पास जाएं कि ये किस हिसाब से काम कर रहे हैं लोग। हम गए भी हैं, कई बार गए, एक बार नहीं कितनी बार गए हैं, हमने उनके आगे समस्याएं भी रखी हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि मौके पे हमें ये पाया गया। अच्छा। हाँ, मौके पे हमें ये पाया, चोरी करते पकड़े गए, इसलिए हमने ये डेबिट नोट बनाया इनके ऊपर। तो प्रधान जी, जो गांव के सौंदर्यीकरण के लिए जो चीज़ें आती हैं, जो जी जी। सुविधाएं आती हैं, आप क्या क्या मुहैया करवा पाए अपने गाँव में? गाँव की सौंदर्यीकरण के लिए भी जैसे चेयर्स लगना है वो हमने लगवाई हैं। उसके बाद ये होते हैं कूड़ा क्रिकेट के लिए डस्टबिन वगैरह, हाँ डस्टबिन हमने लगवाए। डस्टबिन कहीं तो रखे हुए, कई लोगों ने उठा के अपने घर में रख लिए वो, तो ये दिक्कत सबसे ज़्यादा है। लाइट्स हमने लगवाई हैं तकरीब मेरे घर में 150-200 लाइट लगवाई हैं हमने गांव में। इधर हैं, आप इधर जाओगे, और कॉलोनी में भी जो खास जगह हैं वहाँ पे हमने लगवाई हैं। लेकिन हमारा क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि 100-200 लाइट में कुछ नहीं होगा, कम से कम 1000 लाइटें चाहिए। 1000 लाइट में हमारे गाँव में ये लगेगा कि हाँ अब कुछ हुआ है। आपका जो ये गांव है, अब एक तरीके से गांव की हम इसको संज्ञा नहीं दे सकते, या कह सकते हैं कि इसका जो अब रूप है वो धीरे धीरे टाउन के तरीके से या नगर निगम के अंतर्गत इसे आना चाहिए, क्योंकि बस्ती बड़ी है, साफ़ सफाई, रोज कूड़े इतने ज़्यादा यहाँ निकल रहे हैं, तो एक प्रधान के स्तर पर एक व्यक्ति के साफ़ सफाई से ये संभव नहीं है। तो क्या मांग करेंगे आपकी दिल्ली NCR का इलाका धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, नगर निगम का जो मतलब कि क्षेत्र है वो विस्तारित हो रहा है, तो इसे उसके अंडर में आप शामिल कराने का प्रयास करेंगे? जी हाँ, पूरा प्रयास करेंगे ताकि हमारे यहाँ सफाई वगैरह ठीक ठाक से हो सके, इसलिए पूरा प्रयास करेंगे। नगर पंचायत के लिए आप जी जी पूरा प्रयास करेंगे इसके लिए। सर, जो किसानों की जो समस्याएं होती है गाँव में, जी, आप किस तरीके से लड़े, उनको क्या सुविधाएं आप मुहैया, किसानों की जो जी क्या क्या सुविधाएं उनको मुहैया करवाई आपने, क्या क्या उन्हें चीज़ें दिलवाई आपको? किसानों की जो भी समस्याएं हम तक आती हैं हम उन्हें आगे पहुंचाते हैं और उसमें पूरा सहयोग करते हैं। जैसे कि डेयरी के लिए जिसके भैंस है उसके लिए एक लोन की योजना आई, हमने पूरे गांव में उसका प्रचार किया, पूरे गांव से जो भी यहाँ आ सकता था जिन्हें बना उसको बनाया। एक शेड के लिए हमारे की योजना थी कि जो किसान उनके लिए शेड बनवाए जाएँ। अब कोई आया तो उसका मतलब कोई आया भी नहीं, इस तरह कोई आया भी नहीं, जो आया उसका हमने वो करा दिया। अब जैसे एक वो है, ये चली थी अभी जनधन किसान योजना, खाते 500 रुपये की जो, हाँ वो थी, या एक जो प्रधानमंत्री योजना है किसान सम्मान योजना 2000 के आसपास का उसको जो मिलता है महीने में, एक साल में 6000 मिलते हैं। उसके लिए हमने पूरे गांव में उसका ऐलान करा, उसके फार्म भराए। आपके गांव के किसान हैं, उनको किस तरीके से आधुनिक खेती की तरफ आपने प्रेरित करा, वो आधुनिक खेती करें इस तरीके से जो? हाँ, उसके लिए हमने सबसे जो भी किसान है उनसे बोला भी है, उनसे मीटिंग भी की है। एक तरीके से खेती हो, एक तरीके से उनको कोई आपने चौपाल वगैरह लगा के समझाया उनको? हाँ, कितने कई बार हुआ है ये, और उसके बाद धुलाने के भी लिए कई बार हमने बोला है। जो चले जाते हैं उसमें एक तो ज़रा इस तरफ इंटरेस्ट लोग लेते भी नहीं है, असल चीज़ ये है बस। आने वाले समय में आप विधायक की तैयारी इस क्षेत्र से कर रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी विचार है, फाइनल नहीं है जी, विचार है अभी। समर्थन जनता का मिला, तीखा सवाल आपसे और थोड़ा हम कर लेते हैं। जनता का समर्थन मिला तो ऐसे कौन से लोग हैं गांव में जो आपका विरोध कर रहे हैं? इतना ज़्यादा विरोध का कारण क्या है? ये नहीं कह सकता मैं। देखो जी, गांव में 20,000 के आसपास आबादी हमारे यहाँ। पीछे इलेक्शन हुआ था, 6200 के आसपास वोटें थी, और उसमें से हमें 1100 कुछ मिली थी, 25% वोट मिली। तो मैं तो ये मानो 25% तो हमारे सपोर्ट थे, बाकी तो भाई मुखालिफ ही हैं, है।
तो वो तो कुछ ना कुछ कमी बताएंगे। आप ये आश्वस्त हैं कि आपको उसी 25% के लिए ही आप प्रयास कर रहे हैं कि वो फिर मिल जाएगा? तो प्रयास हमें सबके लिए, हमने ये नहीं सोचा कभी भी। प्रयास हमने पूरे गांव के लिए, पूरा गांव हमारा है। जब हमें चुन दिया तो पूरा गांव हमारा है, हम पूरे गांव के लिए प्रयास करते हैं। प्रधान जी, कैंपेन हम कहीं ये नहीं देखते इसने हमें वोट दिया है, इसने नहीं दिया, इस तरह का कोई भी हमारा वो नहीं है। कोरोना की स्थिति बढ़ती जा रही है, किस जी। तरीके से आप कैंपेनिंग करेंगे, किस तरीके से लोगों को समझाएंगे, किस तरीके से जाएंगे उनके पास में? कोरोना के लिए तो मैं यही कहूँगा जी, जो हमारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के आदेश हैं उनका पालन करें, मास्क लगा के रहें और 2 गज की दूरी जो है उसका पूरा ध्यान रखें, क्योंकि दिन पे दिन ये बढ़ता जा रहा है। आज भी करीब 1,60,000 के आसपास मरीज हैं कल के, तो इसलिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है और इसमें स्वच्छता, सफाई, इसी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। वीडियोज आ रही हैं कि जो प्रधान प्रत्याशी हैं या जिला पंचायत प्रत्याशी हैं, काफ़ी भीड़ इकट्ठा करके उस तरीके से रैली जुलूस निकाल रहे हैं अपने। हमारे यहाँ अभी तो नहीं है। जैसे टिकट भरे जाएंगे उसके बाद जैसे प्रत्याशी क्लियर हो जाएंगे उसके बाद अगर करें तो बात अलग है। अभी नहीं है भीड़ इतनी। एक तरीके से शोर शराबा का जो चुनाव प्रचार वो नहीं होना चाहिए। मैं तो ये मानूंगा नहीं होना चाहिए। आदमी को किसी से मिलना है तो आराम से जाए और मिल ले और बात कर ले उससे, अपना समर्थन मांगे। आगे वोटर के ऊपर है, वो चाहे तो जिसको दे। तो आने वाले समय में जो 29 तारीख को मतदान होना है आपके ऊपर, जी, तो उसको लेकर कोई अपील रखना चाहेंगे? बस मैं तो ये कहूँगा, प्यार मोहब्बत के साथ इलेक्शन करें। ये इलेक्शन 20 दिन का है, इतना टाइम बाकी है, 29 तारीख में इलेक्शन हो जाएगा। इस इलेक्शन के चक्कर में आपस में एक दूसरे से दुश्मनी ना करें, प्यार मोहब्बत से रहें। हमें कल को भी एक दूसरे से मिलना है इलेक्शन के बाद भी, इसलिए कोई भी ऐसा वातावरण ना बनाए जो आपस में दुश्मनी या ना इत्तेफाकी बढ़े। मैं तो ये अपील करूँगा अपने ग्रामवासियों से। बस अपने फेवर में कोई अपील करना चाहेंगे अपने कैंडिडेट के लिए? कोई हमारे कैंडिडेट खासियत बताएंगे उनकी, क्या खासियत है उनमें? खासियत उनमें ये है कि वो 5 साल फील्ड में रहे हैं। उन्होंने पूरे गांव का जो काम हुआ है, हमारे विकास कार्य हुए हैं, वो उन्हीं के हाथों से ज़्यादातर हुए हैं, क्योंकि मेरे चचा के लड़के मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने सारा काम देखा है। मैं तो ऊपर के काम देखता था ज़्यादातर, और उनको सब जानते भी हैं और सही हैं, अच्छे सज्जन लड़के हैं, ऐसे नौजवान हैं, मेहनत करेंगे और जनता की पूरी सेवा करेंगे। मुझे उम्मीद है, ये मुझे आशा है उनसे। जी। तो ये आज हमारे साथ थे पिपलेड़ा गांव हापुड़ के वर्तमान जो प्रधान हैं हाजी मंसूर अली जी। उनसे हम लोगों ने चर्चा की, विकास कार्यों को लेकर चर्चा की और गांव के बहुत सारे जो सवाल थे, उनके अंदर जो बहुत सारी शंकाएं थीं, उसका निवारण उन्होंने किया कि वो असंतुष्ट हैं तो क्यों हैं और संतुष्टि जहां पर है वो क्यों है। हमने जहां और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं अपने ग्रामवासियों का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने इतनी मोहब्बत, इतना प्यार दिया। हमने पहली बार इलेक्शन लड़ा और उसमें इतनी बड़ी कामयाबी दी। मैं उसके लिए पूरे ग्रामवासियों का शुक्रगुजार हूँ और मैं उनके इस समर्थन को, अपने दिल से उस समर्थन का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया आपका भी, आपने हमसे बातचीत की और शुभकामनाएं हैं आपको। आप विजित हों, आप अपने कार्यों से जो आपने कार्य किया है, जनता अगर उसे देख रही हो तो निश्चित रूप से आपको वो विजय देगी। प्रेस वार्ता से विवेक रंजन की रिपोर्ट, पिपलेड़ा हापुड़।